हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कोर लॉ क्लासेस। तो ये मेरा सेकंड लेक्चर होने वाला है सिविल लॉ पे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यहाँ पे भी लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए चलिए क्लास में पढ़ते हैं। तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ये चीज़ें देखने वाले हैं हम। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप जब अपना बेर एक्ट खोलते हो तो माथे पे आके हमारे कौन लगता है माथे पे? प्रियम्बल साहब लगते हैं। हर एक कोड के, हर एक एक्ट के जो बताते हैं, वो कहते हैं मुझे क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, कि मुझे कंसोलिडेट करके, मैं बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था अलग अलग जगह पे, मुझे इकट्ठा करके इन्होंने एक प्रॉपर कोड बना दिया है। ठीक है, तो इसको इनेक्ट करके जो भी चीज़ें हम आगे प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं वो सारी देखते हैं। तो इसको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पास 1859 से पहले कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1859 में एक कोड को इनेक्ट किया जाता है, लेकिन उसमें भी बड़ी सारी कमियां होती हैं। तो फिर हम 1877 लेके आते हैं, 1882 में कोई कोड बनाते हैं। ये भी हमें लूप होल्स दिख रहे होते हैं इसके बीच में। तो हम क्या करते हैं, सारा कुछ देख के फिर एक फाइनल कोड लेके आते हैं जिसे कहते हैं सीपीसी 1908। ठीक है, तो इसमें भी ये नहीं है कि कोई कमी नहीं है, इसमें भी हमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स करनी पड़ती है। सबसे पहले हम अमेंडमेंट करते हैं 1951 में, फिर करते हैं 1956 में। तो ऐसे ऐसे करके अमेंडमेंट्स चलती रहती हैं, लेकिन जो मेजर अमेंडमेंट होती है वो 1976 में होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लॉ कमीशन रेकमेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए ना, थोड़ा सा हमारा ट्रायल फेयर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि आपको नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कि आपको फालतू की कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, इतना लेंथी प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं। नेचुरल जस्टिस फॉलो कर लो आप, मीन्स खुद का माइंड भी अप्लाई कर लो। ठीक है, और प्रोसीजर को कॉम्प्लेक्स ना बनाओ। ठीक है, लेस कॉम्प्लेक्सिटी। और क्या कहता है, और कहते हैं कि कोशिश करनी चाहिए, जजिस को क्या करनी चाहिए, केसेस को जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो ऐसे करके वो अपनी रिकमेंडेशंस देते रहते हैं बेचारे। तो फिर क्या किया जाता है, हमारी हायरार्की होती है सिविल कोर्ट्स की, जिसमें सबसे नीचे वाली कोर्ट होती है, लोअर कोर्ट कौन सी होती है? स्मॉल कॉज कोर्ट। ठीक है, उसके ऊपर कौन सी होती हैं? सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है, जो मेन जिनका काम हम देखते हैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में कोर्ट्स में। और फिर आ जाते हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन, और इनका काम हम देखते हैं। और किसका इसके ऊपर भी कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ऐसे करके इसकी हायरार्की होती है। सबसे ऊपर होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, फिर होते हैं हाई कोर्ट, उससे नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे भी नीचे होते हैं सीनियर जज, उससे भी नीचे होते हैं जूनियर जज, और लास्ट पे क्या होता है हमारा? स्मॉल कॉजेज कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट्स भी कह सकते हैं हम। ठीक है, चलिए। तो सेक्शन 1 में क्या होता है, मेनली इंट्रोडक्शन दी जाती है कि ये एक्ट को किस नाम से पुकारा जाता है। शॉर्ट टाइटल क्या नाम है इसका? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के नाम से बुलाया जाता है इसको। और ये कमेंस कब हुआ था? ये कमेंस हुआ था, मीन्स इसका बर्थडे कब होता है? 1st डे ऑफ जनवरी 1909 को। ठीक है, जब एनफोर्स करवाया गया था। तो और ये अप्लाई कहाँ पे करता है? ये अप्लाई करता है सारे इंडिया पे, सारे इंडिया पे। सिर्फ किस जगह को छोड़ के? जम्मू एंड कश्मीर नहीं, और कोई है, और भी होता है। जम्मू एंड कश्मीर तो अब हमारे इंडिया का ही पार्ट है, हमारा भाई है, तो उस पर भी अप्लाई करता है। लेकिन किसको छोड़ के? इंडिया का ही पार्ट है ये भी, लेकिन स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज को छोड़ के ये सब जगह अप्लाई करता है। ठीक है, तो इन पे इसलिए नहीं अप्लाई करता, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आ जाती है। लेकिन हमने सिर्फ सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना है कि नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं करता। लेकिन क्या है, प्रोवाइजो फिर आगे आ जाती है। लेकिन कहते हैं कि अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है, कि अप्लाई करे सीपीसी का कुछ पार्ट, मान लो 20% पार्ट ही करे, ठीक है, कोई चैप्टर फॉलो करना चाहते हैं, वो कोई ऑर्डर फॉलो करना चाहते हैं, कोई प्रोसीजर फॉलो करने के लिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर चाहते हैं पूरा सीपीसी अप्लाई हो तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो अदरवाइज वो 20% 30% जितना भी सीपीसी उनको चाहिए अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई बार नहीं है इन पे, ठीक है, कि अप्लाई नहीं कर सकते ये। और ट्राइबल एरियाज इन्होंने कहा है, किसे कहा जाता है? ट्राइबल एरियाज मेनली कहा जाता है ट्राइबल एरियाज ऑफ असम की बात करते हैं आप। 6th शेड्यूल जाके देख लो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। और किसकी बात करते हैं? कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि मान लो अमीन देवी आइलैंड्स, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, एजेंसीज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यूटी ऑफ लक्षद्वीप,
तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे भी क्या किया जा सकता है, सीपीसी अप्लाई करता है, ठीक है, इन रीजन्स पे भी। लेकिन क्या है, यहाँ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, इनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जो कहते हैं कि हमें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर सीपीसी आप हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट में आओगे, कॉन्ट्राडिक्ट करोगे हमारे साथ, तो हमेशा हम ही प्रिवेल करने वाले हैं, तो जो कि बात भी सही है। तो सीपीसी की अगर कोई प्रोविजन इन्होंने नहीं फॉलो करनी, इनको लगता है हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, तो वो ना फॉलो करें, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, एटीट्यूड है इनमें। चलिए डेफिनेशंस देख लेते हैं, मीन्स एक एक शब्द का मतलब, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 1 आता है कोड। कोड किसे कहते हैं, ठीक है, जो हमारा पीछे लिखा है ना, सिविल प्रोसीजर कोड, इसको क्या कहते हैं। इसने सीधे ही कह दिया इंक्लूड्स रूल्स, मेरा मतलब इंक्लूड्स रूल्स, ठीक है, रूल्स कह दिया है। तो रूल्स का देख लेते हैं आगे, फिर और थोड़ा क्लियर हो जाएगी फिर डेफिनेशन कोड की। सेक्शन 2 क्लॉज 18 रूल्स, रूल्स का मतलब क्या है, रूल्स मीन्स रूल्स, ठीक है, रूल्स मीन्स रूल्स, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, इसने कहा है रूल्स मतलब रूल्स ही होता है। एंड फॉर्म्स कंटेन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल और मेड अंडर सेक्शन 122 और सेक्शन 125। तो इसने क्या कहा है, रूल्स किसे कहा जाता है, जो रूल्स और फॉर्म्स कंटेन कहाँ पे हैं, कंटेन कहाँ पे हैं, वाओ, मीन जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं, फर्स्ट शेड्यूल में हमारे ऑर्डर्स दिए गए हैं, प्रोसीजर जहाँ पे दिया गया है वो, और सेक्शन 122 सेक्शन 125 जहाँ पे हम हाई कोर्ट की पावर देखेंगे रूल बनाने की। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो भी हम रूल्स बनाते हैं ऑर्डर्स के लिए, जैसे मान लो सीपीसी दो पार्ट्स में डिवाइड है इटसेल्फ, एक सब्सटेंटिव पार्ट, सेक्शनल पार्ट है जो, और प्रोसीजरल पार्ट जहाँ पे ऑर्डर्स दिए हुए हैं। जैसे मान लो हमने देखना है कि सूट कैसे इंस्टीट्यूट करना है, सूट इंस्टीट्यूट करना ये दिया है सेक्शन 26 में, ठीक है, इटसेल्फ हमारे पास राइट है कि आप जा सकते हो कोर्ट जब मर्जी, ठीक है, मुंह उठा के चले जाओ, ऐसे नहीं, ध्यान से जाना होता है। तो अब हमने उसका प्रोसीजर देखना है। अब सेक्शन 26 में आ गया, प्रोसीजर भी पता हो कि आगे कैसे प्रोसीड करना है, वो कहाँ पे दिया हुआ है, वो हमारे ऑर्डर 4 में दिया हुआ है। तो यही अगर मान लो समन भेजने हैं कोर्ट ने, तो समन भेजने हैं ये तो बताया गया है सेक्शन 26 में, लेकिन भेजने कैसे हैं उसका प्रोसीजर कहाँ पे बताया गया है, उसका प्रोसीजर ऑर्डर 5 में बताया गया है। मीन्स इस तरह से जो भी टेक्निकलिटीज होती हैं, ठीक है, कोर्ट क्या कर सकती है, स्किप कर सकती है हाई कोर्ट रूल्स बना के। जैसे मान लो समन का प्रोसीजर उन्हें लग रहा है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उसको स्किप कर दे, मान लो थोड़ा सा इजी कर दें, तो ऐसे करके क्या किया जा सकता है, रूल्स बनाए जा सकते हैं। तो चलिए रूल्स वाला फिर चैप्टर पढ़ ही लेते हैं और क्लियर करने के लिए इन दोनों को। तो देखते हैं सेक्शन 121 सबसे पहले बताता है इफेक्ट ऑफ रूल्स इन फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो भी रूल्स दिए गए हैं ऑर्डर के, आप देखोगे आगे रूल्स दिए होते हैं, जैसे सेक्शन में सब सेक्शन दिए होते हैं, ऑर्डर्स में रूल्स दिए होते हैं, फिर आगे सब रूल्स दिए होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि वो रूल्स क्या होंगे, वो एज इट इज ही रहेंगे जैसे हमारे मेंशन है, ठीक है, जैसे मान लो ऑर्डर 4 में जो जो दिए हैं रूल्स, सब रूल्स वो वैसे ही चलते रहेंगे, अनलेस उन्हें क्या किया जाए, अनल ना करवा दिया जाए या फिर उनको चेंज ना कर दिया जाए। अगर चेंज आ जाता है फिर हम उस अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। तो ये हमारे ऑर्डर 1 to 51, टोटल 51 ऑर्डर्स हैं हमारे, प्रोसीजरल पार्ट सारा यहीं पे कवर है, ठीक है। तो इनके बड़े सारे रूल्स होंगे, सब रूल्स होंगे। तो मेनली जो पावर दी जाती है कोर्ट को, हाई कोर्ट को स्पेशली कहते हैं, हाई कोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर होती है। तो ये इसको कहाँ से आती है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इटसेल्फ पावर दी हुई है उसको, जो हम आर्टिकल 227 में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, हाईलाइट भी किया है मैंने, कि इटसेल्फ हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आप रूल्स बना सकते हो, एवरी हाई कोर्ट शैल हैव सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स थ्रू आउट द टेरिटरीज, मीन्स इसकी टेरिटरी के जितने भी लोअर कोर्ट्स होंगे उनको सुपरिंटेंड करने के लिए क्या कर सकता है, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजंस, द हाई कोर्ट क्या कर सकता है, मे, डिस्क्रिशन है उसकी, मे मेक एंड इशू जनरल रूल्स, ठीक है, जनरल रूल्स बना सकता है, प्रिस्क्राइब फॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ सच कोर्ट्स, कि उस कोर्ट में कौन सा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि समन को थोड़ा सा लेस लेस नहीं बोला मैंने, लेक्स बोला, वो तो लेस कॉम्प्लेक्स बना दिया, एक आधा पार्ट स्किप कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ भी हाई कोर्ट रूल बना सकता है। तो एक तो इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे दी उसको कि आप अपने लोअर कोर्ट्स में बना सकते हो रूल्स जो सब पे अप्लाई करेंगे यूनिफॉर्मली, और हमें एक स्टैट्यूटरी पावर भी दे दी है कोर्ट ने,
सॉरी लॉ ने स्टैट्यूटरी पावर कौन सी दे दिया, हमारी सीपीसी में दे दिया स्टैट्यूट बना के इटसेल्फ, जो हम देख रहे हैं 122 में, 125 में, 121 से लेके 131 तक हम हाई कोर्ट की रूल मेकिंग पावर्स को ही देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं स्टैट्यूटरी पावर्स सेक्शन 122, 123। तो देखो सेक्शन 122 आ जाता है, पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स। मीन्स हाई कोर्ट्स के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकते हैं। कहाँ पे रूल्स बना सकते हैं, अपनी टेरिटरी में जो भी लोअर कोर्ट्स होंगी उनके ऊपर के लिए। मीन्स हमारे ऑर्डर्स जो मेंशन है टोटल 1 to 51, वहाँ पे ये रूल्स बना सकते हैं अपने। लेकिन हाई कोर्ट्स नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ अ जुडिशियल कमिश्नर, इसको छोड़ के, मीन्स जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट ना हो, इसको छोड़ के हाई कोर्ट क्या करेगी, टाइम टू टाइम बाय मेकिंग पब्लिकेशंस इन ऑफिशियल गैजेट, ठीक है, पब्लिश करवा के उनको अपनी लोअर कोर्ट्स में इम्प्लीमेंट करवा देगी। ये जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स होते हैं, ये ना पहले हमारी छोटी छोटी रियासतें होती थी, ठीक है, तो कमिश्नरेट कोर्ट्स होती थी तब, तो उनको पावर दी गई थी कि आपके पास हाई कोर्ट की पावर है, आप हाई कोर्ट नहीं हो लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप ये वाली पावर्स एक्सरसाइज कर देते हो। तो उसी तरह ये वाली हैं जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स, छोटे छोटे एरियाज के लिए इनको पावर दी गई है हाई कोर्ट्स की, लेकिन ये हाई कोर्ट्स नहीं है, लेकिन इनके पास सिर्फ पावर है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है हाई कोर्ट वो वाली जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है, ठीक है, कि ये हाई कोर्ट है पर्टिकुलर, ये वाली जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया जिसको सबने कि यस ये हाई कोर्ट है। जैसे हमारी पंजाब एंड हरियाणा की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, ठीक है, दिल्ली की दिल्ली हाई कोर्ट है, मीन्स जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है इसको छोड़ के, ठीक है, तो वो बना सकती है रूल्स और प्रोसीजर जो भी उनको सही लगता है फर्स्ट शेड्यूल में। बार बार बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की, मीन्स इन ऑर्डर्स की, ठीक है, जो भी रूल बनाना है बना लेंगे वो। तो इसका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव यही है कि हमें क्या किया जाता है, पावर को डेलीगेट कर दिया जाता है, ठीक है, किसको कर दिया जाता है पावर डेलीगेट, लेजिस्लेचर किसको कर देता है, जुडिशरी को कर देता है। क्योंकि देखा जाता है कि जो सिविल लॉ होता है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर होता है, रीजन टू रीजन मीन्स डिफरेंट है, ठीक है, वेरी करता रहता है। मीन्स कई हो सकता है कई जगह पे ये वाली प्रोविजंस फिट ना बैठ रही हूँ, जैसे हम देखते हैं कि हिली एरियाज में समनिंग करवाना बाय पोस्ट बड़ा डिफिकल्ट है, तो वो फिर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स हाई कोर्ट्स अपने अकॉर्डिंग कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, रूल की कैसे किया जाए, ईमेल किया जाए समन कैसे करके। तो इस तरह से हर एक रीजन का डिफरेंट मेथड होता है, तो इसीलिए ये पावर उन्होंने इटसेल्फ हाई कोर्ट्स को दे दी कि आपके एरियाज में जो मेथड फिट बैठता है ना, आप उस अकॉर्डिंग रूल्स बना लो, ठीक है, वो वाला प्रोसीजर फॉलो कर लो, क्योंकि आपको तो ज़्यादा पता है। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको लेजिस्लेचर से बिल पास करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट बेचारे को तंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप खुद ही कर लो, ये चीज़ कह दी है। और पावर्स को कम्प्लीटली, जैसे हम कहते हैं ये वाला डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की प्रोटेक्ट करके रखना है, जुडिशरी अपना अलग काम करे, एग्जीक्यूटिव अलग करे और लेजिस्लेचर अलग करे। तो इसका मेन ये भी है कि जुडिशरी के कामों में चलो जुडिशरी खुद ही देख ले अपने काम, लेजिस्लेचर को ना ही आना पड़े। तो ये तो हमने देख लिया कि हर एक रीजन का डिफरेंट प्रोसीजर होता है, कईयों में डिफिकल्टी होती है, कईयों में ईजी होती है, ईजी होती है, वाओ, जैसे मान लो कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है कई जगह पे नहीं होती, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वीडियो कॉल्स अलाउ कर लेते हैं, मीन्स इस अकॉर्डिंग वो अपना अपना प्रोसीजर देख सकते हैं, ठीक है, विद सूटेबल टू देयर ओन, जो भी उनकी टेरिटरी में सही लगता है उनको। तो सेक्शन 123 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल कमेटी इन सर्टेन स्टेट्स। तो इसके अलावा अब जो रूल्स बनाने हैं, रूल्स कौन बनाएगी, रूल्स बनाएगी रूल कमेटी। तो इसको कैसे स्थापित करना है, स्थापित किया जाएगा स्टेट्स में। रूल कमेटी में स्पेशली कौन होगा ये हम पहले ही देख लेते हैं। 3 जजेस होंगे हाई कोर्ट के, ठीक है, जैसे मान लो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बनना है, तो वहां में हाई कोर्ट में जो 3 जजेस हैं, ठीक है, उस टाइम और कौन, 2 लीगल प्रैक्टिशनर होने चाहिए और एक जज होना चाहिए सिविल कोर्ट का, जिसके पास नॉलेज है प्रॉपर, जिसने सिविल मैटर्स देखता रहा है, वो बहुत सारे मतलब बहुत टाइम पहले से, बहुत सारे पता नहीं क्या करते हूँ, ठीक है, उसके पास नॉलेज है पूरी प्रॉपर सिविल लॉ की। तो ये रूल कमेटी बैठेगी, फिर ये बैठ के रूल्स बनाते हैं, ठीक है, मीन्स सियाने सियाने बंदे बैठते हैं। A committee to be called a rule committee shall be constituted at the town which is the usual place of sitting of each high court। उनकी हाई कोर्ट की जो यूजुअल सिटिंग है, मीन्स हाई कोर्ट का जो भी उनको अच्छा लगता है कोर्ट, वहां पे जाके बैठ जाएंगे वो।
Each such committee shall consist of, अब कमेटी में कौन कौन से बंदे होंगे, 3 judge of high court established at the town at which such committee is constituted, one of whom at least has served as a district judge or a divisional judge for 3 years. तो ये वाला भी हाई कोर्ट जज ऐसे नहीं कोई भी होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट जज रहा है, ठीक है, और क्या रहा है, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिविजनल जज रहा है कितने टाइम के लिए, 3 years के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए, और 2 लीगल प्रैक्टिशनर होने चाहिए उस कोर्ट के, और जज होना चाहिए सिविल कोर्ट का, हाई कोर्ट की जो भी आगे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, लोअर कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट का वो जज हो, ठीक है, काफी टाइम वहां पे उसका एक्सपीरियंस रहा हो अच्छा वाला। तो इन मेंबर्स को अब अपॉइंट किसने करना है, अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट। वी शैल आल्सो नॉमिनेट वन ऑफ देयर मेंबर टू बी अ प्रेसिडेंट, मेंबर टू बी अ प्रेसिडेंट, और अब इनमें से इन्हीं मेंबर्स में से एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, जो भी उनको सही लगता है उसको अपॉइंट कर लेंगे, वो नॉमिनेट कर देंगे कि ये हमारा करता धरता है। ईच मेंबर ऑफ एनी सच कमेटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द हाई कोर्ट इन दिस बिहाफ। तो अब जितना भी उनको टाइम सही लगता है कि ये होल्ड करेंगे ऑफिस को, ये रहेंगे कमेटी बना के, तो उतने टाइम के लिए जो उन्होंने टाइम किया है फिक्स, और इसके अलावा कोई रिटायर हो जाता है, रिजाइन कर जाता है, या किसी की डेथ हो जाती है, जो भी हो जाता है, तो उसकी जगह पे फिर दोबारा से वापस लेके आने की ड्यूटी भी किसकी होती है, हाई कोर्ट की होती है, ठीक है। हाई कोर्ट क्या करता है, उनकी जगह पे कोई और पर्सन को अपॉइंट कर देता है। और इसके अलावा और कौन होता है, देयर शैल बी ए सेक्रेटरी टू ईच सच कमेटी, हर एक कमेटी में एक सेक्रेटरी होना ही चाहिए, ठीक है। इसको अपॉइंट कौन करेगा, इसको भी हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, इसके जो भी रेमुनरेशन होगी, सैलरी होगी, वो कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप सेक्शन 123 समझ आ गया होगा। तो चलो सेक्शन 124 देखते हैं, कमेटी टू रिपोर्ट टू हाई कोर्ट। अब ये जो हमने इतनी बड़ी कमेटी बनाई है, जजेस हैं जो हाई कोर्ट के, ठीक है, 2 लीगल प्रैक्टिशनर भी हैं, सिविल कोर्ट के जज भी हैं, ठीक है, उनमें से हमने किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, उनका सेक्रेटरी भी अपॉइंट कर दिया। अब इन्होंने कोई काम भी तो करना है ना, काम करेंगे, ये रूल्स बनाएंगे और ये रिपोर्ट बनाएंगे। अब रिपोर्ट किसको सबमिट करवाया करेंगे, ये हाई कोर्ट को करवाया करेंगे, किस बारे में, कोई भी मान लो उन्होंने प्रपोजल देना है कि इस चीज को हमने खत्म करना है, कुछ ऐड करना है या चेंज करना है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में, मीन्स हमारे ऑर्डर्स में, प्रोसीजर में क्या चेंजेस करने हैं, तो वो रिपोर्ट बना के दे दिया करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 125, पावर ऑफ अदर हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स। इसके अलावा हमारे पास जैसे कहते हैं कि इटसेल्फ जो अपनी हाई कोर्ट है, ठीक है, अपनी लोअर कोर्ट्स के लिए प्रोसीजर बना देगी, ठीक है, नया बना देगी, कोई ऑल्टर कर देगी। इसके अलावा मान लो इसकी कोई नेबरिंग हाई कोर्ट है, ठीक है, अदर हाई कोर्ट, तो इसने तो ऑलरेडी कमेटी बना रखी होगी, ठीक है, इसने रूल्स बनाए होंगे जो भी चेंजेस करने हैं, तो मींस ऑलरेडी इन्होंने अपना माइंड अप्लाई कर लिया होगा। तो ये हाई कोर्ट क्या कर सकता है, ये हाई कोर्ट 1, ये हाई कोर्ट 2, हाई कोर्ट 1 कह सकता है टू हाई कोर्ट को कि आपने जो रूल्स बनाए थे ना, आप हमको दे दो, ठीक है, हमें भी बता दो कि हमने भी एज इट इज वैसे ही अप्लाई करने हैं, कि हमें अपना माइंड ना ही अप्लाई करना पड़े, मीन्स प्रैक्टिकल में ये चीज है, ठीक है। तो ये इतनी मेहनत करने की जगह फिर ये एज इट इज उनके रूल्स उठा लेंगे और खुद अप्लाई कर लेंगे। हाई कोर्ट्स अदर देन द कोर्ट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 122, जो हमने देखा है कि जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स को छोड़ के बाकी सारे कोर्ट्स, हाई कोर्ट जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, में एक्सरसाइज द पावर्स कॉन्फर्ड बाय दैट सेक्शन in such manner and subject to such condition as the state government may determine, जो भी स्टेट गवर्नमेंट को सही लगता है, ठीक है, provided that any such high court may after previous publications make a rule extending within the local limits of its jurisdiction any rules which have been made by another high court। तो अब इनसे रूल्स मंगा तो लिए हैं, ठीक है, तो रूल्स को क्या करना है, एनफोर्स करवाने के लिए इनको अब हमने पब्लिश करवाना है अपने ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, कि उनको बताना है कि अब ये रूल्स आप पे भी अप्लाई करेंगे। तो बस सेम कैन बी अडॉप्टेड, हम सेम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 126 में क्या है, रूल्स टू बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल। अब मान लो हम कोई रूल बना देते हैं, ठीक है, कमेटी ने रूल बना दिया, रिपोर्ट बना के दे दिया, प्रपोजल, तो प्रोसीजर में मान लो कोई चीज डिलीट कर दी है, तो अब उसको पब्लिश करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में है, ठीक है, तो अगर मान लो विद रिस्पेक्ट टू पंजाब बनाए हैं, तो फिर उनको किसका, पंजाब गवर्नमेंट का लेना पड़ेगा, ठीक है।
परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये रिपोर्ट है हमारी, आपका क्या कहना है। अगर पंजाब गवर्नमेंट को लगता है कि ठीक है इस चीज़ को डिलीट कर देंगे तो अच्छा ही रहने वाला है, ठीक है, हमारा फेयर ट्रायल होएगा, जस्टिस अचीव कर पाएंगे, तो फिर किया जा सकता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको पहले। तो अगर मान लो कोई यूटी है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देन सेक्शन 127 क्या कहता है, पब्लिकेशन ऑफ रूल्स। अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी ठीक है अप्रूवल दे दिया है, अब क्या होगा, अब इस रूल को हमने एनफोर्स करवाना है। डायरेक्ट ऐसे तो करवाएंगे नहीं, घर बैठे कैसे पता चलेगा कि हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, उसको पब्लिश करवाना होता है। पब्लिश कहाँ पे करवाना होता है, ऑफिशियल गैजेट में करवाना होता है, ठीक है। तो जब ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया, बस उसी टाइम से क्या होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं ना पार्लियामेंट में कोई जब बिल पास होता है, ठीक है, तो वो असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, इसने भी असेंट दे दी, तो अब इमीडिएटली तो इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते, इसको भी क्या करना पड़ता है, असेंट देने के बाद ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करवाना पड़ता है, ठीक है, तभी वो एक एक्ट के तौर पे सब पे अप्लाई करेगा। तो सिमिलरली हाई कोर्ट में भी वैसे ही है, रूल्स बना ले, स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी, तो अब क्या करना है आपने, ऑफिशियल गैजेट में इसको पब्लिश करवाना है, ठीक है। तो ये सारे। तो सेक्शन 128 मैटर्स फॉर विच रूल्स में बी में प्रोवाइड, किन किन जगह पे रूल्स बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो सच रूल्स, ऐसे रूल्स बनाने हैं आपने, विच शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस इन द बॉडी ऑफ दिस कोड, मीन्स जो सीपीसी के अगेंस्ट ना हो, ऐसे रूल्स बनाने हैं आपने। मीन्स इसके सब्सटेंस को हार्म ना करे, प्रोसीजर चेंज होता जाए। हम सब्सटेंस के लिए हमें पता है, सब्सटेंटिव पार्ट के लिए सेक्शन को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा हमने ऑर्डर्स के लिए दी है पावर हाई कोर्ट्स को कि आप रूल्स बनाने हैं तो रूल्स बना सकते हो, लेकिन इन्होंने जब रूल बनाने हैं ये ध्यान में रखना है कि ये जो इसका सब्सटेंटिव पार्ट है वो खराब नहीं हो रहा, ठीक है, हमारे रूल्स बनाने से, कि इजी हो रहा है काम, डिफिकल्ट नहीं हो रहा इसके लिए। तो in particular and without prejudice to the generality of the powers conferred by such rules may provide any of the, तो इनको हार्म किए बिना आप रूल्स बना सकते हो, किसके रिलेटेड, सर्विस ऑफ समन, नोटिस, अदर प्रोसेस बाय पोस्ट और इन एनी अदर मैनर, की समनिंग कैसे करवानी है उसमें चेंजेस कर लो, आपको जो भी सही लगता है, मेंटेनेंस कस्टडी के रिलेटेड, अटैचमेंट और लाइफ स्टॉक, अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, फीस पेएबल फॉर सच मेंटेनेंस एंड कस्टडी, सेल ऑफ सच लाइफ स्टॉक, उनकी सेल के बारे में, उनकी प्रोसीड, जो भी चीज़ें हैं इनके रिलेटेड वो बना सकते हैं अपना प्रोसीजर, ठीक है, अपना प्रोसीजर इन सूट्स बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम एंड वैल्यूएशन ऑफ सच सूट्स फॉर द पर्पस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, प्रोसीजर इन गार्निशी, इन सब चीज़ों के लिए ये रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन और इंडेमनिटी ओवर अगेंस्ट एनी पर्सन वेदर अ पार्टी टू द सूट और नॉट, और समरी प्रोसीजर बना सकते हैं। समरी प्रोसीजर किसके रिलेटेड, इन सूट इन विच द प्लेंटिफ सीक्स ओनली टू रिकवर अ डेट, जहाँ पे सिर्फ डेट ही रिकवर करना है, लिक्विडेटरी डिमांड इन मनी पेएबल बाय डिफेंडेंट विद और विदाउट इंटरेस्ट, जो भी है इसके रिलेटेड बनाया जा सकता है। इन सूट्स फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करवाने के लिए, ठीक है, कोई भी जो उनको प्रोसीजर सही लगता है वैसे करवाया जा सकता है। प्रोसीजर बाय वे ऑफ ओरिजिनेटिंग समन्स, कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स, इनके लिए भी ये बना सकते हैं, प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी कोर्ट में। डेलीगेशन टू एनी रजिस्ट्रार, ये सारे जो ऑफिसर्स होते हैं कोर्ट के, प्रोथोनोटरी और मास्टर और अदर ऑफिशियल ऑफ द कोर्ट, इनको मान लो आपने कोई एक्स्ट्रा पावर देनी है, ठीक है, टाइम टू टाइम आपको लगता है कि ये काम कोर्ट नहीं कर पाएगी, मींस लोअर लेवल पे जाके ऑब्जर्व करने का काम होता है, इंस्पेक्शन करने का काम होता है, तो आप इनको भी दे देते हो कुछ एक्स्ट्रा पावर्स, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, जो भी पावर्स इनको आप देते हो, ड्यूटीज देते हो। ऑल फॉर्म्स रजिस्टर, इस बुक का रिकॉर्ड ऐसे रखना है, ठीक है, कैसे एंट्री होगी, अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये सारी चीजें इनके रिलेटेड रूल्स बनाए जा सकते हैं। तो इट मीन्स टोटली सारा कुछ ही कवर कर दिया इन्होंने। तो सेक्शन 129, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स एज टू देयर ओरिजिनल सिविल प्रोसीजर, ठीक है, जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है ना, डायरेक्ट कोई केस होता है वो हाई कोर्ट के पास आता है, तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट भी वो वाली कोर्ट जो रिकॉग्नाइज की गई है, ना कि जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट, ठीक है, जिसको सिर्फ पावर दी जाती है, वो बना सकती है रूल्स। कैसे बना सकती है, उसने अगर रूल्स बनाने हैं वो इनकंसिस्टेंट किसके ना हो, लेटर पेटेंट्स के, ठीक है, जैसे हम मान लो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, वैसे ही इन्होंने अपने रूल्स
रूल मेकिंग बॉडी होती है इनकी, ठीक है, जो इनको डायरेक्शंस देती है। ऐसे डायरेक्टरी रूल्स बनाए होते हैं कि सब हाई कोर्ट में सारे जजेस ने फॉलो करने हैं, ठीक है। जो भी लॉ होगा, रूल्स रेगुलेशंस होंगी, ठीक है, हाई कोर्ट में, वो होते हैं लेटर पेटेंट्स। तो उन्होंने कहा ऐसे रूल होने चाहिए जो लेटर पेटेंट्स को हार्म ना करें, ठीक है, इसके अगेंस्ट ना जा रहे हों। and nothing herein contained shall affect the validity of any such rules in the force of this, ठीक है। तो इसको बस लेटर पेटेंट्स को हार्म ना करें, आपने बस ध्यान में ये चीज रखनी है कि वैसे रूल्स बनाने हैं। तो हमारा सेक्शन 130 क्या कहता है? 130 कहता है पावर ऑफ अदर हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स एज टू मैटर्स अदर देन प्रोसीजर। तो हाई कोर्ट बना सकता है रूल्स एज टू मैटर्स अदर देन प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर के अलावा भी किन चीज़ों पे बना सकता है? अदर मैटर्स पे। हाई कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट, जहाँ पे जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट की फिर बात कर दी, मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेक विद रिस्पेक्ट टू एनी matters other than the procedure any rule which a high court for a state might under article 227 of the constitution make with। तो अगर मान लो कोई हाई कोर्ट है, ठीक है, डीम्ड हाई कोर्ट की बात की है, अदर हाई कोर्ट्स की बात की है, ठीक है, जैसे डीम्ड हाई कोर्ट, जैसे हम इसको कह सकते हैं जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स, ठीक है, कि जिनके पास पावर है हाई कोर्ट की कि ये अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हाई कोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे अगर मान लो इनको जरूरत पड़ जाती है रूल्स बनाने की, तो इन्होंने रूल्स कैसे बनाने हैं? इन्होंने रूल्स बनाने के लिए ये नहीं कि जैसे हाई कोर्ट डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर देता है फिर अप्रूवल लेता है स्टेट गवर्नमेंट की, इन्होंने सबसे पहले क्या करना होता है? स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है, देन रूल्स बनाने होते हैं, ठीक है, ओनली विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बाद में ये रूल बनाएंगे, ये जो डीम्ड हाई कोर्ट है वो रूल बनाएगी, फिर वो अप्लाई करेगा सारी जगह पे। तो पब्लिकेशन ऑफ रूल्स, अब उसने भी रूल्स बना दिए हैं, ठीक है, जो हमने पीछे देखे हैं, तो उनको भी क्या करना है? पब्लिश करवाना है। पब्लिश कहाँ पे करवाना है? ऑफिशियल गैजेट में करवाना है, ठीक है। उस दिन से फोर्स पे आ जाएगा जिस दिन उन्होंने जो भी ऑफिशियल गैजेट में डेट मेंशन की होगी, वहां से हम उसके एनफोर्समेंट मानेंगे। तो हमने सेक्शन 218 में रूल्स देखे। रूल्स मींस रूल्स एंड फॉर्म्स, जो कहाँ पे दिए हैं? शेड्यूल 1 में दिए हैं, मींस ऑर्डर्स दिए हैं हमारे, जो भी सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। और रूल्स अंडर सेक्शन 122 जो कहता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है, और अदर हाई कोर्ट्स के पास भी पावर है कि वो रूल्स बना सकते हैं। जैसे मान लो हम अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी नेबरिंग हाई कोर्ट से कि उन्होंने तो चलो कमेटी बना के अपना माइंड अप्लाई किया है, हमें इतनी खास जरूरत नहीं, तो उनका अडॉप्ट करके हम फिर अपनी स्टेट पे भी क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो बस ये खत्म होती है हमारी क्लास। आई होप मैंने थोड़ा सा इजी वे में समझाए हूँ, वैसे ये बड़े टेक्निकल से लगते हैं, खुद की तारीफ कर देती हूँ, मैंने इजी वे में समझाए हैं, कोशिश तो चलो की है। तो बाकी आपने इतना डेप्थ में नहीं जाना होता कि ये चीज़ ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, बस जितना लिखा है ना बेयर एक्ट में उतना ध्यान दो, ठीक है। तो बस आप मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू, ठीक है, काइंडली सब्सक्राइब, देखो काइंडली लिखा है, मिन्नत है मेरी है। तो कोर लॉ क्लासेस देखते रहिए, ठीक है, आपको अपडेट रहेगी, वो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।